नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीबीआर, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, और जिसके हम मीनिंग, नीड्स, स्टेप्स एंड गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट देंगे। टू माई एक्सट्रीम लेफ्ट इज प्रोफेसर SR मित्तल, who is special educator at Jamia Millia Islamia, and to my other left is Dr. Ved Prakash, who is associate professor at Satyavati College. ये दोनों एक्सपर्ट आज के टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि इस रिगार्ड में उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008, 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर। सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। तो सर बेसिकली इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन? ऑल राइट, नमस्कार दर्शकों। जैसा कि मेरे को अभी बताया कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, पहले तो हम इसको, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश में ये टर्म सुनी, इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लें। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का हिंदी अनुवाद है समुदाय पर आधारित पुनर्वास। समुदाय पर आधारित पुनर्वास, इसका सीधा सीधा मतलब जो है कि किसी भी विकलांग को, चाहे वो ब्लाइंड हो, दृष्टिहीन हो, डेफ हो या श्रवण बाधित हो, लोकोमोटर हैंडीकैप से प्रभावित हो, उसको उसके समुदाय में रखते हुए उसके समुदाय के सदस्यों द्वारा पुनर्वास का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद पूर्ण रूप से पुनर्वासित किया जाना। मतलब यह कि जिस कम्युनिटी में वो रहता है, जिस समुदाय में वो रहता है, वहां के समुदाय के लोग ही उसके पुनर्वास के लिए कार्य करें। जरूरत इस बात की भी है कि उसके पुनर्वास में संभवतः समुदाय के सदस्य स्वयं प्रशिक्षित न होने के कारण, प्रोफेशनल न होने के कारण, वो उसकी सहायता, मदद करने में समर्थ न हो, सक्षम न हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम समुदाय से अलग कर दें। हमें उसको समुदाय में ही रखना है, समुदाय में ही रखेंगे और उसके पुनर्वास के लिए समुदाय में ही कार्य किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी, आवश्यक विशेषज्ञों की सेवाएं हम दूसरी जगहों के जो संस्थान हैं या संस्थाएं हैं जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करती हैं, उनके विशेषज्ञों की, उनके प्रोफेशनल की सेवाएं हम ले सकते हैं। पर बेसिक मीनिंग जो है, बेसिक अर्थ जो है, बेसिक तात्पर्य जो है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन से, वो यही है कि कम्युनिटी में ही, कम्युनिटी के लोगों द्वारा कम्युनिटी के विकलांगों का पुनर्वास, ये है मुख्य रूप से कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का मतलब। एक्चुअल वास्तव में हमारे देश में कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कोई बहुत पुरानी टर्म नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। पिछले 2-3 दशकों में से ही कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की बात की जाने लगी है और इसके पीछे एक प्रसिद्ध अमेरिकन विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ प्रोफेसर हिलेंडर हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि विकलांगों को हमें उसी समुदाय में रखना चाहिए जिस समुदाय के वो सदस्य हैं, क्योंकि जब वो समुदाय से बाहर निकल जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, हमेशा के लिए वो दूसरी जगह पे नहीं रह सकते हैं। वास्तव में उनको वापस समुदाय में ही आना है। तो उनको दोबारा अपने समुदाय में, अपने घर पर, अपने इलाके में जब आते हैं तो समायोजन की उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि
विकलांगों को हमें अपने समुदाय में ही रखकर प्रशिक्षित करना चाहिए और प्रशिक्षण के बाद वो जो जिस काम को करने का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है उस काम को वो करें और उसमें फिर उनकी जो सहायता की आवश्यकता हो वो सहायता उनको उपलब्ध कराई जाए। इसके विषय में मेरे साथ जो जैसा आपको मालूम है बताया है एक और विशेषज्ञ है डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, वो अपने व्यूज कुछ रखना चाहेंगे। वेद प्रकाश जी। मैं व्यूअर्स से ये मित्तल साहब की बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है CBR का, ये डेवलप्ड कंट्रीज से आया। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि हिलेंडर साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और डेवलप्ड सोसाइटी में पहले इसलिए आया ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी निश्चित रूप से, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। और क्योंकि डेवलप्ड सोसाइटी में वो जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और जो भी एफ्लुएंट क्लास के लोग हैं, उनमें एक तो स्पिरिट होती है सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के हर सेक्शन को डेवलप करने के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। और वहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी एक इंसेंटिव देती हैं, वहाँ के रिच लोगों को, अमीर लोगों को इंसेंटिव देती हैं बहुत इनकम टैक्स में, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं लोग कुछ सोसाइटी के लिए विकास संबंधी कार्यक्रमों को चलाने में मदद करने के लिए। तो बिना एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम CBR की बात करें तो मेरे ख्याल से वो बेमाने है। और अगर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम CBR की जो पॉलिसी है, CBR का जो कार्यक्रम है, उसको अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे भी तो वह पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। उसमें बहुत सारी आर्थिक कमी की वजह से दिक्कतें आएंगी निश्चित रूप से। दूसरी चीज मैं ये जोड़ना चाहता हूं, जहां तक CBR के अर्थ का सवाल है, उसके मीनिंग का सवाल है, कि जो रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन का अर्थ हमें टोटलिटी में लेना चाहिए। रिहैबिलिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे दें डिसेबल्ड को, विकलांगों को, और उनकी जो खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है, वो जो 3 मिनिमम नीड्स हैं उसकी केवल उनकी पूर्ति हो जाए। रिहैबिलिटेशन का ये मतलब कतई नहीं है। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होना चाहिए कि हम डिसेबल्ड को भी वो स्टेटस दे सकें और उसको वो सभी सुविधाएं दे सकें जिससे कि वो समाज में अपने जो दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं, जो दूसरे नॉर्मल लोग हैं, उनकी तरह एक गौरवपूर्ण, एक डिग्निफाइड लाइफ वो लीड कर सके, वो अपनी फैमिली बना सके, शादी करके अपनी फैमिली को चला सके, अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे सके और समाज में एक इज्जत और सम्मान का जीवन वो जी सके। और तभी हम मैं ये समझता हूं कि तभी हम ये कह पाएंगे कि हमने डिसेबल्ड को रिहैबिलिटेट किया। अन्यथा अगर हम केवल जो 3 मिनिमम नीड्स हैं आदमी की, फूड, क्लोथ, शेल्टर की, उसको देखें तो हमारी सोसाइटी में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि हमारी कल्चर ऐसी है, हमारे यहाँ रिलीजियन का, धर्म का बहुत प्रभाव है लोगों की सोच पे, उनके संस्कारों में, कि हमारी पर्टिकुलरली रूरल कम्युनिटी में ये जो 3 नीड्स हैं विकलांगों की, इनको अगर हम देखें तो उनको वैसे भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई विकलांग एक रूरल कम्युनिटी में कभी भूख से मरा हो। तो वो सब लोग मिल करके कम्युनिटी के अंदर इतना वहां पर है कि वो उसको भूखा नहीं मरने देंगे। उनके मन में रहम है, दया है, भले ही अपने भावी जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, चाहे उसका कारण जो भी हो, वो प्रभाव ऐसा है कल्चर और रिलीजन का कि वो कुछ इस तरह के अच्छे काम लोग करने में यकीन करते हैं। और उसकी बदौलत मैं समझता हूं कि विकलांगों को हमारी रूरल कम्युनिटी में, ग्रामीण एरिया में, भारत के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि उनको इन 3 जो नीड्स हैं, मिनिमम ह्यूमन नीड्स, उनकी वजह से उसको वो मर जाए या उसका जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए, सोसाइटी में उसको स्टेटस देने के लिए, वो निश्चित रूप से सीबीआर को इफेक्टिव बनाने की, उसको ईमानदारी से, सिंसियरिटी से इम्प्लीमेंट करने की निश्चित रूप से जरूरत है। और उसके लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि एक बहुत ही वेल प्लान्ड, वेल कैलकुलेटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए मैं समझता हूं कि ये सीबीआर जो है वो एक मीनिंगलेस होगा, उसकी कोई वायबिलिटी नहीं रह जाएगी। मैं एक चीज बताऊं आपको, रिहेबिलिटेशन जो शब्द है, बेसिकली जो वेद प्रकाश जी ने कहा अभी बिल्कुल सही है कि रिहेबिलिटेशन तभी माना जाएगा जब वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके। लेकिन मैं आपको इस शब्द की एटिमोलॉजी क्या है, ये शब्द प्रीफिक्स रिहेबिलिटेट में ऐड करने से रिहेबिलिटेट और उसका नाम रिहेबिलिटेशन बनता है। हैबिलिटेट का मतलब होता है टू लर्न और हैबिलिटेशन का मतलब होता है लर्निंग। जब हम लगा देते हैं तो इसका मतलब है दोबारा सीखना। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें हमारे दर्शक, कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो 25 साल की एज का है, आयु उसकी 25 वर्ष है, और दुर्घटना के कारण या फिर किसी और कारण से दृष्टिहीन हो जाता है। 25 साल की एज में दृष्टिहीन होने से पहले वो एक गांव में मोची का काम करता है, और मोची का काम उसने अपने पेरेंट्स से सीखा था या जैसे भी सीखा था, बट वो सक्सेसफुली अच्छी तरह से वो मोची का काम करता था। और शाम के समय में किताब पढ़ता था, रामायण पढ़ता था, या और गीता पढ़ता था, या और किताब पढ़ता था जिससे अपने मनोरंजन के लिए और कहीं आता जाता भी था। लेकिन अब ब्लाइंड होने के कारण उसको अगर वही सब काम करने हैं तो उन सब कामों को करने के लिए दृष्टि के अभाव में क्या कुछ करना होगा, कैसे वो उन कामों को कर सकता है, उसका प्रशिक्षण अगर हम उसको उसके गांव में ही देने की व्यवस्था करें और इस सीमा तक व्यवस्था करें कि वो सफलतापूर्वक पुनः उस काम को दोबारा अच्छी तरह से कर सकता है, तो हम तब उसको कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से रिहेबिलिटेटेड है। और उसके इस प्रक्रिया में जो कुछ भी काम किया जाएगा वही बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है। चाहे उस गांव के लोग करें, उस गांव के लोगों की आवश्यकता अनुसार बाहर की संस्थाओं के लोग, प्रोफेशनल्स, विशेषज्ञ सहायता करें इस काम में, पर उसका ये जो प्रशिक्षण है, दृष्टि के अभाव में उन सभी कामों को करने में प्रशिक्षण जो वो पहले करता था, वही वास्तविक रूप में कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है या समुदाय पर आधारित। जैसे हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की, इसका मतलब जैसे हमने बात की, आपने बताया रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है। मतलब एक इंडिविजुअल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं हर एस्पेक्ट से, जैसे
पर्सनली, एजुकेशनली, सोशली, तो मतलब हर एस्पेक्ट से एक इंडिविजुअल को तैयार करना, उसको उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इज वी कैन से दैट। नहीं, देखिए ऐसा है कि तैयार करना नहीं है। तैयार करने से मतलब देखिए, जहां तक शिक्षा की बात है, जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन बिगिंस विद बर्थ। और जब हम कम्युनिटी में एजुकेशन की बात करते हैं तब हम रिहेबिलिटेशन की बात नहीं करते, तब हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, CBE। मतलब कि एक बच्चा है, मान लीजिए किसी परिवार में जन्मजात विकलांग है, डेफ भी हो सकता है या ब्लाइंड है या लोकोमोटर हैंडीकैप्ड है, तो उसकी शिक्षा उसके गांव की पाठशालाओं में ही की जाए। उसके गांव की पाठशाला के जो शिक्षक है वही उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी ले। निश्चित रूप से इसमें उन शिक्षकों की सहायता की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। उन शिक्षकों को वो सभी उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी जो उन्हें इस विकलांग बच्चे की शिक्षा में के लिए आवश्यक है। पर जो हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं उसको हम एजुकेशन से थोड़ा अलग देखते हैं। रिहेबिलिटेशन, जैसे मैंने कहा कि हमने कोई काम एक तरह से करना सीखा हुआ है, अब एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी वजह से हम उस काम को वैसे नहीं कर सकते जैसे कि हम करते थे। चूंकि हम उस काम को करने के आदी रहे हैं और उस काम में हम कुशल भी हैं, उस काम को हम करना भी चाहते हैं और उस काम को नई परिस्थिति में किया भी जा सकता है अगर उचित प्रशिक्षण दिया जाए। और उस उचित प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जिस कार्यक्रम में होती है उसी को ही हम CBR प्रोग्राम कह सकते हैं। यह है मतलब बेसिकली। सर, जैसे आपने बताया कि प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, तो जैसे प्रशिक्षण जब हम देते हैं किसी इंडिविजुअल को तो इसमें एक टीम जरूर इंक्लूडेड होती होगी, टीम अप्रोच जरूर लिया जाता होगा। तो इसमें इस टीम में हम किन किन लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, इस टीम में दो तीन तरह के लोग दो तीन तरह के विशेषज्ञों की, प्रोफेशनल्स की हमको जरूरत पड़ती है। सोशल वर्कर्स हैं जी, टीचर्स हैं और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। और साथ ही साथ इस टीम का भाग वो लोग भी होते हैं जो एक प्रभावित व्यक्ति के अभिभावक हैं। मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 25 साल का लड़का व्यक्ति ब्लाइंड हो गया, हो सकता है आमतौर पे गांवों में 25 साल से पहले शादी हो जाती है तो उसकी बीवी भी इस टीम का भाग होगी। अगर शादी नहीं हुई है तो उसके जो माता पिता हैं वो इस टीम के भाग होंगे, या जो उसके भाई बहन है, पड़ोस के लोग हैं, वो सब इस टीम के, या जो पंच सरपंच आदि हैं गांव के, वो लोग भी इस टीम के भाग होंगे। न इसलिए नहीं कि वो प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण वो नहीं देंगे, लेकिन प्रशिक्षण देने के लिए और भी बहुत सी चीजों की जरूरत है। जगह चाहिए, पैसा चाहिए जी, चाहिए ना, जगह भी तो चाहिए जहां पे वो प्रशिक्षण देंगे, निश्चित रूप। पैसा भी चाहिएगा। तो इन सभी चीजों को कौन उपलब्ध कराएगा? गांव के लोग। क्योंकि फिलॉसफी तो यही है ना कि समुदाय के लोगों द्वारा समुदाय के व्यक्ति का पुनर्वास। बेसिक फिलॉसफी, बेसिक दर्शन यही है। और अगर किसी वजह से, इसका मतलब यह नहीं कि अगर गांव के लोग जो कुछ देना चाहिए, जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं तो बाहर का कोई ना दे, ऐसा नहीं है। अगर जो सुविधाएं, जो आवश्यकताएं वो लोग पूरी कर सकते हैं वो करें, और अगर वो नहीं कर सकते हैं किसी चीज को तो फिर बाहर के लोग, संस्थाएं, विकलांगों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, जैसे गुजरात में, जैसे दक्षिण भारत में इस कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको हम अगर कहें कि एक सेट पैटर्न कोई CBR का है, नो, सेट पैटर्न कोई नहीं है। सेट पैटर्न सिर्फ इतना है कि बेसिक बात समझ में आ जाए कि हमको जिस विकलांग हमको मिला है या हमारे पास आया है, जिस विकलांग का हमने पता लगाया है कि अमुक समुदाय में यह व्यक्ति विकलांग है, तो हमको उसकी आवश्यकताओं की जांच करके उसकी उन आवश्यकता, आइडेंटिफाइड नीड्स को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसकी कार्य योजना बनाना और फिर उसको कार्यान्वित करना
और कार्यान्वित करने के बाद जब वो वापस, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, मूची का काम करता था, वो दोबारा से अगर मूची का काम करने लगता है, शुरू करता है, तो फिर उसको वास्तव में, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि इस तरह से कर सकता है, ऐसे कर सकता है, 2-3-4 तरीके हमने सोचे और वो हमने उसको सिखाए। जब वास्तव में उन तरीकों को वो यूज करके मूची का काम करना शुरू करता है तो उसको कुछ कठिनाई आ सकती है। उस कठिनाइयों को आइडेंटिफाई करना, समझना और उनको दूर करना, जिसको कि हम कहते हैं फॉलो अप सर्विसेज, मतलब ट्रेनिंग देने के बाद, प्लेस करने के बाद फॉलो अप करना, ताकि उसको जो ट्रेनिंग उसने ली है, जो चीज सीखी है, और उसको जब वो यूज करता है काम करने में, तब उसको वास्तव में कोई कठिनाई आती है या नहीं आती है। क्योंकि अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा सारा प्रयास उसके रिहेबिलिटेशन का बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ हमने सिखाया था उसका तो कोई यूज उसको लगता नहीं है या वो उसको यूज कर नहीं पाता है, और हमने उसको फॉलो अप नहीं किया तो वो फिर वैसा का वैसा ही रह जाएगा। सर, जैसे आपने बताया कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ये जो टर्म है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है एक इंडिविजुअल के लिए, और इसके लिए जो हम टीम अप्रोच यूज करते हैं, उस टीम में कौन कौन मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, मेडिकल एडवाइजर्स, हम उन लोगों को इंक्लूडेड करेंगे ताकि हम एक इंडिविजुअल को अच्छे से रिहैबिलिटेशन की ट्रेनिंग दे सकें। इसका बाकी का पार्ट हम एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. La 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 la. This is Neeraj. La la हवा धीरे धीरे चल रही। He plays many instruments. सुनो जो कहानी He loves Mohammad Rafi and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें सुन। He also uses crutches for mobility. धीरे धीरे चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. बल्कि डायरेक्ट को नहीं मिल रहा तो Welcome back to our session where we're discussing about the CBR, that is Community Based Rehabilitation, and its different aspects with our expert. Now we will continue this session with our expert. सर, जैसे हमने ब्रेक में जाने से पहले देखा था कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल के साथ हम कैसे टीम बनाकर हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं। और जैसे ये तो बात थी मीनिंग की, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी नीड क्यों है हमें। देखिए, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की नीड और इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास की तरफ रुख करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। अगर आप देखें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सब, उम्मीद की जाती है कि विकलांगता के क्षेत्र से कुछ ना कुछ परिचित हैं पहले से, तो आप जानते होंगे कि 1887 से भारतवर्ष में और 1784 से विश्व में सबसे पहले विकलांगों के लिए कार्य आरंभ हुआ। और इसके लिए
ऐसी संस्थाएं बनाई गई जहां पर विकलांगों को 1887 में भारत में, जैसे मैंने कहा, दृष्टिहीन बच्चों के लिए, 1885 में संभवतः मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, और इसी के आसपास श्रवण बाधित बच्चों के लिए, और 1784 और उसके आसपास फ्रांस आदि देशों में विकलांग बच्चों को के लिए संस्थाएं बनी, जहां पर उनको उनके घरों से लाकर रखा जाता था और शिक्षा उनको दी जाती थी। बाद में ये देखा गया कि इन लोगों को, चाहे वो बच्चे हों या वयस्क एडल्ट्स, अगर लाकर यहां रखते हैं शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, तो एक तो जितनी बड़ी संख्या विकलांगों की विश्व में है, विशेष रूप में विकासशील देशों में है, डेवलपिंग कंट्रीज में है, उन सबके लिए अगर संस्था बनाई जाए तो कोई भी विकासशील देश, संभवतः विकसित देश भी इस स्थिति में नहीं है कि जितने पैसे की जरूरत है इन संस्थाओं को बनाने के लिए वो पैसा जुटा सके, खर्च कर सके। दूसरी बात यह है कि इन संस्थाओं में विकलांगों को एक निश्चित समय तक आप रख सकते हैं। अगर हम बच्चे की बात करें तो 4 साल के बच्चे को अगर लाके हम रखते हैं तो अल्टीमेटली उसको हाई स्कूल या +2 की एजुकेशन लेने के बाद वापस अपनी कम्युनिटी में जाना है, अपने समुदाय में जाना है, क्योंकि विकलांगों को अल्टीमेटली रहना सकलांगों के साथ है। मैं नॉर्मल शब्द नहीं यूज करता हूं, मैं कहता हूं डिसेबल्ड को नॉन डिसेबल्ड के साथ, क्योंकि नॉर्मल शब्द का प्रयोग डिसेबिलिटी फील्ड में करना अपराध मानता हूं, मैं अन्याय मानता हूं। इसलिए क्योंकि नॉर्मल शब्द का विलोम जो होता है वो एबनॉर्मल है, और अगर हम सकलांगों को, नॉन डिसेबल्ड को नॉर्मल कहते हैं तो इसका मतलब डिसेबल्ड एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल टर्म जो है ये नेगेटिव टर्म है। इसलिए चूंकि उनको अल्टीमेटली रहना सकलांग नॉन डिसेबल्ड लोगों के साथ है, बाद में वहां जाना है, रहना है, तो एक लंबे अरसे तक 10 साल, 12 साल, 15 साल के पीरियड में वो जब एक सेक्लूडेड एनवायरनमेंट में या अपने घर से दूर रह लेते हैं, जहां उनके घर से अच्छी अथवा बुरी सुविधाएं मिलती हैं, तो जब वो अपने वापस स्थानों में जाते हैं तो वहां पर उनके समायोजन में बड़ी कठिनाई होती है। और दूसरी बात यह है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल हेल्प करने का जो एक सिद्धांत है, सहायता करने का सिद्धांत है, म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल निर्भरता का जो एक सिद्धांत है, उसके अनुसार भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी जो है अपने ही लिए नहीं है बल्कि और लोगों के लिए भी है जो उसके साथ रहते हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे नेबरहुड पड़ोस के लोग हों, या फिर और लोग हों। तो जब सबकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, तो भी इस बात की आवश्यकता और बढ़ जाती है कि विकलांगों को हम उनके ही समुदाय में रखें, और इससे एक तो समुदाय की में जागरूकता भी बढ़ेगी, समुदाय की जिम्मेदारी भी सामने आएगी, समुदाय के लोग जो है आगे आएंगे काम करने के लिए विकलांगों के लिए, और कम खर्चे में अधिक से अधिक विकलांगों को सुविधाएं प्रशिक्षण की दी जा सकती हैं, पुनर्वास प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। बेसिकली डिसेबल्ड का नॉन डिसेबल्ड से इंटरेक्शन फ्रॉम द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम संभव हो, जो डिजायरेबल भी है। इसलिए हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, और इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाने चाहिए, किया जाते हैं या किए जा रहे हैं। इसमें अगर कुछ वेद प्रकाश जी और जोड़ना चाहें नीड के बारे में तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं, आपसे बात करेंगे। मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जहां तक एक जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है, डिसेबल्ड ग्रुप है, उसमें सभी को मैं शामिल करता हूं।
सभी कैटेगरीज को, तो उसमें उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत तो है ही, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि डिसेबल्ड को, विकलांगों को रिहेबिलिटेट करने का ये जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, ये बहुत सशक्त या उपयोगी उसका माध्यम हो सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं, थ्योरी की बात अलग है, हम थ्योरी में हम क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, थ्योरीज तो तमाम बहुत बनती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम देखें लाइफ के, तो हमारा अनुभव ये है कि विकलांगों की चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जो उसमें डेवलपमेंट हुआ है, जो उनकी प्रगति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, वो सीबीआर की बजाय जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, आईबीआर है, उसी से ज्यादा हुई है। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा था, मीनिंग जब हम डिस्कस कर रहे थे इसका, सीबीआर का, कि उसमें हम उसको, मान लीजिए पहले कोई कार्य करता था कोई व्यक्ति, बीच में किसी एक्सीडेंट की वजह से उसमें कोई डिसेबिलिटी आ गई। अब उस डिसेबिलिटी के रहते वो कैसे अपने पहले वाले काम को कर सके, तो उसको एक ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन अब सभी के साथ वो स्थिति तो नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पैदाइशी उनमें डिसेबिलिटी रहेगी, ब्लाइंड हो सकते हैं, पोलियो से अफेक्टेड हो सकते हैं लोग, या और कोई डिसफॉर्मिटी हो सकती है पैदाइशी, या फिर बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही चाइल्डहुड में कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें एक कोई सीवियर डिसेबिलिटी आ सकती है। तो सवाल ये है कि ऐसे जो बच्चे होंगे वो भी एक दिन बड़े होंगे, उनको भी खाना कमाना है, अपना परिवार बनाना है, परिवार को चलाना है। तो उसके लिए ऐसे बच्चों को जिनमें अचानक या बाय बर्थ कोई डिसेबिलिटी आई, तो उसको हम सीबीआर के माध्यम से ऐसे लोगों को किस तरह से रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। जबकि ये सिद्ध हो गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के डिसेबल्ड हैं, उनके लिए जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, उन्होंने इस दिशा में काम किया है, उनको एजुकेशन दी, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, और आज बहुत से डिसेबल्ड लोग जो हैं वो दूसरे जो आप सकलांग कह लीजिए या संपूर्ण कह लीजिए, सामान्य ना भी कहें तो, हालांकि संपूर्ण तो कोई नहीं होता, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, और हर व्यक्ति डिसेबल्ड भी है। डिसेबल्ड खाली यही नहीं कि किसी को दिखता नहीं है, किसी को पोलियो है, कोई चल नहीं सकता, कोई मेंटली रिटार्डेड है, वही डिसेबल्ड नहीं है। मैं समझता हूं कि जिसकी मानसिकता बीमार है और जिसकी सोच बीमार है, वो व्यक्ति भी डिसेबल्ड है। जो लोग गर्भ में बच्चियों का गर्भपात करवाते हैं, वो भी समाज में डिसेबल्ड लोग हैं। वो सच्चाई को समझते नहीं, जीवन को समझते नहीं, वो नहीं जानते कि फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट होगा, समाज हमारा किस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो हर आदमी डिसेबल्ड है इन वन वे और दी अदर। तो सकलांग या संपूर्ण तो कोई भी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां तक हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो यही बताता है कि जो आईबीआर है, जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, उस मेथड से ही, उस प्रक्रिया से ही कम से कम आज तक तो मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर विकलांगों का और बहुत बेहतर उनका जो है वो रिहेबिलिटेशन हुआ है।
हालांकि सीबीआर ठीक है, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, बहुत सही कहा उन्होंने कि ये बहुत ही इसका इतिहास छोटा है, खासतौर से हमारे मुल्क में, और 15-20 साल से पुरानी इसकी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उसमें भी जो कुछ किया गया, साउथ इंडिया में कुछ इसको लेकर के प्रोजेक्ट्स चलाए गए, हमारे यहाँ भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिसेबल्ड के फील्ड में काम कर रही हैं, उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट लिए हैं, वो चला भी रहे हैं। लेकिन वो जो रिहैबिलिटेशन है वो बहुत पार्शियल रिहैबिलिटेशन है। अब जैसे कोई संस्थाएं हैं वो विलेजेस में जाकर के जो थोड़ा सीनियर सिटीजन्स हैं, ब्लाइंड या दूसरे, उनको क्योंकि उनका टाइम पास नहीं होता है, कुछ काम करने को नहीं है, तो उनको जैसे रेडियो बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि भाई रेडियो सुन करके एक तो वो पूरी दुनियादारी की खबरें भी सुन सकते हैं और उससे उनका मनोरंजन भी होगा, उनका टाइम आसानी से पास हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे कार्य जरूर हुए हैं, ये मैं इससे इनकार नहीं करता, सीबीआर के माध्यम से। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिहैबिलिटेशन के माध्यम से आज तक काम हुआ पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी, वो सीबीआर के माध्यम से मुझे लगता नहीं है कि ये कभी ऐसा हो पाएगा, या सीबीआर जो है उसके माध्यम से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, उन गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे जिनकी कि हमें जरूरत है। डिसेबल्ड को, विकलांगों को एक अच्छा इंसान बनाने का उद्देश्य है, उसको अच्छा शिक्षण और प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है, उसके बाद इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको मुहैया कराने का उद्देश्य है, जिससे कि वो अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी पूरी तरह से भली प्रकार से भरण पोषण कर सके, उसको पूरी तरह से चला सके और अपने परिवार को एक गौरवपूर्ण जीवन वो दे सके, समाज में एक स्टेटस दे सके। वेद प्रकाश जी, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं जो आपने कही, इसमें कोई शक नहीं कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिहैबिलिटेशन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत इफेक्टिव रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं करता है। लेकिन यहाँ सवाल था कि सीबीआर की नीड क्या है, और मैंने उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है कि सीबीआर बेसिकली हमको ये देखना है कि अल्टीमेटली हमको अपने इस कम्युनिटी के अंदर रहना है, नॉन डिसेबल्ड के साथ रहना है, और जब नॉन डिसेबल्ड के साथ रहना, अपनी कम्युनिटी में रहना है, तो हमारी ट्रेनिंग भी हमारी कम्युनिटी में ही हो। इंस्टीट्यूशन सीबीआर इन इटसेल्फ मे बी एन इंस्टीट्यूशन, अगर हम सीबीआर का एक प्रोग्राम को देखें तो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। आफ्टर ऑल इंस्टीट्यूशन है क्या? इंस्टीट्यूशन में वो सारी सुविधाएं जो एक प्रशिक्षण के लिए, पुनर्वास प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, वो अगर सुविधाएं उपलब्ध है तो वो अपने आप में एक संस्था बन जाती है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि आज हम इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर एक्सक्लूजन में, यानी कि उनको अलग संस्थाओं में लाकर रखने की बात, और जो समझ में नहीं आती। और जो दूसरी बात आपने कही, रेडियो बांट दिया, वो सीबीआर बेसिकली नहीं है, वो सीबीआर का एक एलिमेंट हो सकता है, बट उसके रेडियो बांटना एक सीबीआर एक्टिविटी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो न्यूज़पेपर पढ़ के, ओल्ड एज में न्यूज़पेपर पढ़ता था अपने आप को विश्व से जोड़ने के लिए, बाकी की दुनिया से जोड़ने के लिए, और ब्लाइंड हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाता है, उसको रेडियो बांटने के साथ साथ अगर हम उसको उन सब कामों को, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ वो और भी बहुत से काम करता होगा, वो अपने खेत में जाता होगा, शाम को घूमने जाता होगा, खाना स्वयं खाता है, कपड़े स्वयं पहनता है, और ब्लाइंड होने के बाद ओल्ड एज में उसको न्यूज़पेपर तो निश्चित रूप से नहीं पढ़ पाएगा, बाकी सब काम भी नहीं कर पाएगा। अगर रेडियो बांटने के साथ साथ उसको हम उन सब कामों को करने का प्रशिक्षण भी देते हैं, तब उसको हम निश्चित रूप से सीबीआर कार्यक्रम कह सकते हैं। जहां तक बच्चों की आपने बात की कि शुरू से बच्चे जो है पढ़ते हैं, अगर है तो उनके लिए तो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, उनका तो रिहेबिलिटेशन है ही नहीं है, उनका तो हैबिलिटेशन है।
एंड इन दैट केस वो है CBH, कम्युनिटी बेस्ड हैबिलिटेशन। मतलब ये कि उसको वो सारी चीजें सिखाना जो कि उसके बड़े होने पर जीवन में आत्मनिर्भर हो पाए, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन बिता सके, वो सारी चीजें सिखाना उसके CBH का पार्ट होगा, कम्युनिटी बेस्ड हैबिलिटेशन का पार्ट होगा वो। सर जैसे अभी आपने बात करी थी कि कुछ होते हैं इंडिविजुअल्स जो जन्मजात ही ऐसे होते हैं, जैसे मतलब कॉन्जेनाइटली कहते हैं जिनको, और फिर उसके बाद में आपने बताया कि कुछ एक्वायर्ड होते हैं, मतलब अपने लाइफ टाइम के बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ एक्सीडेंटली कुछ ऐसा होता है कि उनका ऐसी स्टेटस उनका ऐसा हो जाता है। और साथ के साथ आपने बताया कि हम इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। तो सर जैसे जो कॉन्जेनाइटली है और जो एक्वायर्ड इंडिविजुअल है, इन दोनों की ट्रेनिंग में कुछ फर्क होता है या किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं? देखिए, ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं होता है। ट्रेनिंग बेसिकली अगर एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस है, फर्ज कर लीजिए 20 साल की एज में उसको ब्रेल सिखानी है तो ट्रेनिंग ब्रेल की उसकी होगी। और अगर कोई 2 साल 3 साल की एज में ब्लाइंड होता है या जन्म से ब्लाइंड है, उसको भी ब्रेल सिखानी है। जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट एज में जो डिसेबिलिटी एक्वायर होती है, तो उसकी ट्रेनिंग उन चीजों को में होती है जिन चीजों को करने में डिसेबिलिटी के कारण अब बाधा आई है। जबकि जो जन्मजात डिसेबल्ड होते हैं उनको उन सब कामों को करने की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है जो कि हम एक नॉन डिसेबल्ड न्यूली बॉर्न चाइल्ड को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले 1 साल 2 साल की एज में बच्चा सबसे पहले स्माइल करना सीखता है, रोना सीखता है, फिर जो है क्रॉल करना सीखता है, और ये सारी चीजें देखकर, आसपास के वातावरण को देखकर, आसपास के वातावरण से अपने आप को जोड़ने के लिए वो सीखने की कोशिश करता है। ब्लाइंड बच्चा, अगर न्यूली बॉर्न बच्चा है, ब्लाइंड है, तो वो भी ये सारी चीजें सीखेगा, उसको भी ये सारी चीजें सिखानी है, लेकिन कैसे सिखानी है वो तरीके हमारे अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम उसके लिए ऑडिटरी चैनल मोड को यूज करेंगे और साउंड बेस्ड टॉयज यूज करेंगे, एनवायरनमेंट को ऑब्स्टेकल फ्री रखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीजें। लेकिन ट्रेनिंग डिपेंड करती है आवश्यकताओं पर कि क्या आवश्यकताएं हैं, उन पर हम उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते हैं। और आवश्यकताएं निर्भर करती हैं कि विकलांगता की मात्रा क्या है, विकलांगता घटने की आयु क्या है, साथ ही साथ विकलांगता जिस व्यक्ति को हुई है, जो व्यक्ति विकलांग हुआ है, वो किस क्षेत्र का रहने वाला है। इन 3 चीजों पर ट्रेनिंग मॉड्यूल या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं। इसका मतलब ट्रेनिंग प्रोसीजर्स अगर हम बेसिकली देखें तो एडल्ट और जो मतलब कहें एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटली, उनका इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम ध्यान में रखते हुए ये देखते हैं कि हमें किस इंडिविजुअल को किस तरीके से उसको ट्रेनिंग देनी है। और सर साथ में हम इंडिविजुअल के ये भी देखेंगे कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं जिनको हम यूज करके उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसा है कि विकलांगता के क्षेत्र में हम बात करते ही उन्हीं चीजों की हैं जो बची, क्योंकि जो नहीं है उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो है उसके पास, उसको हम कैसे और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ब्लाइंड अगर है तो उसकी रिमेनिंग सेंसेस क्या है? सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, हियरिंग है। उनको हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं टू इनेबल हिम टू कंपनसेट द लॉस ऑफ हिज विजन, है ना। वो उसको हमको ट्रेनिंग में अपने इंक्लूड करना होता है, बिल्ड इन करना होता है। सर जैसे अभी आपने बताया, मतलब एक जनरल क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आता है, वो एक मैं पूछना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए कॉन्जेनाइटली इम्पेयर्ड है और एक्वायर्ड, मतलब अपनी लाइफ टाइम में, पर कुछ पेरेंट्स होते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स खुद ऐसे होते हैं
जो अपनी इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा उनके साथ हुआ है, मतलब उनके लिए कन्विंसिंग नहीं है, तो हम उनको कैसे कन्विंस कर सकते, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं हम लोगों को? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर एक्वायर्ड डिसेबिलिटी है, एडल्ट एज में हुई है, 12 साल 14 साल की एज में हुई है, तो उनको उन लोगों से मिलाकर जो लोग पहले से ब्लाइंड थे या हुए थे बट अब वेल रिहेबिलिटेटेड हैं, काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनसे उनकी मुलाकात, सक्सेस स्टोरी जिसको हम कहते हैं, वो उनको बतलाई जाए। पहला तरीका तो है ये, एक तरीका तो है ये। और दूसरा एक तरीका जो है, जहां तक आपने कहा कि आपने परिवार की भी बात की ना इसमें शायद आप जी, कि परिवार को कैसे कन्विंस किया जाए। परिवार को भी हम कन्विंस करने के लिए ये जो सक्सेस स्टोरीज या मॉडल्स हैं उनको दिखाकर कन्विंस कर सकते हैं। जहां तक विकलांगता के प्रभावों को कम करने की बात है और स्वीकृति की बात है, प्रभावों को कम करने के लिए विकलांगता की स्वीकृति आवश्यक है, अनिवार्य है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम देख नहीं सकते हैं, तब तक हम देख न पाने की स्थिति में कैसे अपना काम स्वयं कर सकते हैं नहीं सीखेंगे। इसलिए एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसेबलिंग कंडीशन बाय ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इज अ मस्ट, इज अ प्री कंडीशन, प्री रिक्विजिट कंडीशन टू बी एबल टू लर्न न्यू वेज टू डू दोज थिंग्स। तो इसका ठीक है? मतलब जैसे आपने बताया कि अगर कोई लाइफ टाइम में डिसेबल हुआ है या किसी ऐसी तरह की परेशानी आ गई है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपनी लाइफ में फिर से इंडिपेंडेंट होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कंडीशन को एक्सेप्ट किया जाए बाय द इंडिविजुअल एंड द अदर फैमिली मेंबर्स। वो तो डेफिनेटली पक्का। वेरी एसेंशियल, निश्चित। प्री रिक्विजिट कंडीशन है, वो जरूरी है। और यहीं पर रोल आता है मनोवैज्ञानिकों का, काउंसलर्स का, सोशल वर्कर्स का। ये लोग जो है, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, बेसिकली इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, यानी कि जो इसको असल में क्या, देखिए होता क्या है कि विकलांगता में कई स्टेजेस, पहली स्टेज होती है शॉक की स्टेज। जब आदमी को पता चलता है कि मेरा बच्चा देख नहीं पाता है, तो आई फील शॉक, आई गेट शॉक्ड। और शॉक के बाद मैं उस पर गम करता हूं, मॉर्निंग जिसे कहते हैं, MOURNING। और जब मॉर्निंग के बाद मेरे को लोग बताते हैं, तब मैं उसके साथ समझौता करने की कोशिश करता हूं कि ठीक है, हो गया हो गया, लेकिन जो हो गया वो सब कुछ खो गया नहीं है। वो हो गया, कुछ खो गया तो है, सब कुछ खो गया नहीं है। इसलिए जो बचा है उसको कैसे यूज किया जाए, उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित होता है। सर, जैसे आपने बताया, इसके साथ साथ कुछ जैसे फैमिली मेंबर्स के माइंड में या कुछ लोगों के माइंड में ये कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे कि शायद पिछले जन्म के कुछ ऐसे काम होंगे जिनकी वजह से ऐसे हालात हुए, या ऐसा किया होगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उनको सिवाय इसके, ये एकदम से वो समाज के लोग जो है, समाज में धारणा है, सही बात है कि पूर्व जन्म का परिणाम है, ये धारणा एकदम से हट जाएगी, संभव नहीं है। लोग सोचते हैं, उनको सोचने दें हम, लेकिन हमको बताएं कि ऐसा आप भले ही सोचते हो सकता है ऐसा हो भी, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्थिति कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। और जब कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, और वो जब देखते हैं कि वही नहीं है और भी हैं जिनके साथ स्थिति है, तो फिर वो इस चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि पूर्व जन्म का परिणाम था तो भी, या जो भी नहीं था तो भी, अब अगर हमारा बच्चा या हमारे परिवार का एक सदस्य विकलांग हो गया है तो हो गया है, उसको हमको स्वीकार करना है, उसकी विकलांगता को स्वीकार करना है। और इन दोनों चीजों को स्वीकार करते हुए कैसे हम आगे बढ़े ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर हो सके, वो आवश्यक है, जरूरी है, तब वो करने लगते हैं ये। और इसमें मैं एक चीज ये भी जोड़ना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, कि इसमें कभी कभी जो एक परिवार के सदस्यों का जो एक मिथ्याभिमान होता है, कई बार वो भी उसमें काम करता है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे कि जो कुछ रिच फैमिलीज हैं, उनमें अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड हो गया तो वो उसको कमरे में बंद करके रखते हैं। वो जो अपने घर में आने वाले लोग हैं
या मोहल्ले पड़ोस में, सोसाइटी में उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि भाई हमारे परिवार में कोई बच्चा डिसेबल्ड है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये उनके अंदर एक मिथ्याभिमान है कि हमारे जैसे परिवार के अंदर जो इतना रिप्यूटेड है, इतना एफ्लुएंट है, उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और हुआ है तो वो पता ना चले लोगों को। तो ये लोगों की जो है वो सोच की बात है, उनकी सोच गलत है, और जो जिंदगी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव होता है, तभी लोग ऐसा करते हैं, वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। वेद प्रकाश जी, ऐसा है कि रिच फैमिलीज में ही ऐसा होता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ गांवों में, जो अपने बच्चों को सवेरे खाना प्लेट में रख के, थाली में रख के कमरे के अंदर बंद करके चले जाते हैं खेतों में, और शाम को आके फिर उसको देखते हैं और लोगों को नहीं जानने देना चाहते। बेसिकली उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग होती है, वो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं अपने बच्चे की विकलांगता का, और इस गिल्ट फीलिंग के कारण वो अपने बच्चे की विकलांगता को छुपाना चाहते हैं, उस पर अशेम्ड अपने आप को फील करते हैं, लज्जित महसूस करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। न कि इसलिए कि मैं इतना धनी हूं, मेरे यहां ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया, संभवतः इसलिए नहीं, बल्कि वो अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और इसके लिए सीबीआर के अंदर ये जरूरी है कि जो सीबीआर फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, वो इन परिवारों को, पेरेंट्स को, गार्जियंस को परामर्श दें, समझाएं, बतलाएं कि विकलांगता का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और विकलांगता का होना शर्म या अभिशाप या अभिमान में से कोई बात नहीं है। विकलांगता कभी किसी से, कभी भी, कहीं पर भी, किसी को भी हो सकती है, एनीवेयर, टू एनीवन, एट एनी टाइम। जी, जैसे सर आपने बताया कि ये कंडीशन इंडिविजुअली किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी, कैसे भी, कहीं पे भी हो सकती है, तो हमें इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, इट्स शेमफुल, और हम सोशली ना जाएं और खुद को एक्सप्लोर ना करें। Finally, we have to accept the condition and by himself or herself by an individual and also by the family members. ये अभी हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे, बाकी का डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। Our vision at the Rehabilitation Council of India is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system, and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. From dreaming, हारता है वो, हार माने जो, we are what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को,
आशा के पंखों पे we can and we will fly, we can and we will fly. अच्छा, तो देहरादून जाना होता होगा इसमें। Welcome back to our काफी session जांच होती है। where we're discussing about the meaning, needs, importance, steps and guidelines for community-based rehabilitation. ब्रेक में जाने से पहले हमने मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बात की थी और हमारे एक्सपर्ट ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी हमारे व्यूअर्स को। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के लिए कि उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008, 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। टाइम टू टाइम आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश होते हैं, तो प्लीज हमें कॉल कीजिए और अपने क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट के साथ पूछ सकते हैं। तो हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे सीबीआर में और क्या क्या चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। सर, जैसे अभी तक हमने बात करी नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग के बारे में और हमने देखा कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए कंडीशन का अपने इंडिविजुअल में और फैमिली मेंबर्स में। सर, बेसिकली इसके स्टेप्स क्या होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए सीबीआर प्रोग्राम में? देखिए, जहां तक प्रश्न है स्टेप्स का सीबीआर के लिए, उनमें पहला स्टेप है कि हम ये आइडेंटिफाई करें, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सीबीआर में काम करना चाहता है, सीबीआर प्रोग्राम शुरू करना चाहता है, तो वो डिसाइड करे कि कौन से एरिया को वो लेगा, किस एरिया में काम करना चाहता है। एरिया से मतलब ज्योग्राफिकल एरिया से है मेरा, कि फरीदाबाद में करना चाहता है या हरियाणा के किसी गांव में या ब्लॉक को लेना चाहता है, उसको निश्चित करे, आइडेंटिफाई करे कि किस ब्लॉक में वो काम करना चाहता है। दूसरा स्टेप जो मैं समझता हूं इसमें आता है वो है कि उस ब्लॉक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, उस स्ट्रक्चर में उस एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनसे वो संपर्क स्थापित करे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी सहायता के बिना उस ब्लॉक में जो विकलांग हैं उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, उनको आइडेंटिफाई कर पाना, उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तीसरा स्टेप जो मैंने कहा आइडेंटिफाई करने की बात, वो है कि उस क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों की पहचान करना, पता लगाना, उनसे संपर्क स्थापित करना, उनसे मिलना, उनके परिवार के लोगों से मिलना, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, कैसी स्थिति में है, वो है। और चौथा स्टेप जो है उन विकलांग व्यक्तियों की केस हिस्ट्री, केसेस रिपोर्ट तैयार करना कि क्या एज है उनकी, क्या कर रहे हैं, क्या करते थे, विकलांग कब हुए, कैसे हुए, यानी कि किस कारण से हुए, और इसके बाद उनकी क्षमताओं की पहचान करना, जांच करना, यानी जिसको हम कहते हैं असेसमेंट। क्योंकि ये इस असेसमेंट से, इस जांच से हमको उनकी आवश्यकताओं का पता चलेगा, और जब तक हमको उनकी आवश्यकताओं का पता नहीं है तब तक उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये जांच बहुत जरूरी है। और इस जांच के बाद ये तय करना इन कंसल्टेशन विद द फैमिली ऑफ दैट पर्सन कि उसकी नीड्स क्या है। नीड्स को डिटरमिन करने के बाद अगला स्टेप आता है उनको पूरा करने के लिए क्या कार्यक्रम होना चाहिए, यानी कि प्लानिंग ए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। ट्रेनिंग उनको चाहिए, ब्रेल में ट्रेनिंग चाहिए, मोबिलिटी ट्रेनिंग चाहिए, इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना है उनको अगर डेफ है तो साइन लैंग्वेज सिखाने की जरूरत है, लिप रीडिंग सिखाने की जरूरत है। अगर एडल्ट है तो जो काम पहले करता था उस काम को कैसे करना है वो सिखाने की जरूरत है। यानी कि उसकी नीड्स के आधार पर उसके लिए कार्यक्रम का निर्माण करना, उसका एक प्रारूप तैयार करना, और अगला स्टेप फिर उसको
इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने में जिस किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता हो उनसे संपर्क, उनकी सहायता को प्राप्त करना है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है कार्यक्रम का मूल्यांकन, यानी कि आपने एक प्लान, मान लीजिए उनकी नीड्स जो आपने आइडेंटिफाई की, उन नीड्स को पूरा करने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप डेवलप करते हैं और सोचते हैं कि वो 1 साल में हो सकता है, 1 साल पूरा हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसका मूल्यांकन करना, उसको इवेल्युएट करना कि हाउ फार, क्योंकि जब आप कोई कार्यक्रम बनाते हैं, उसके प्लान करते हैं, तो उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को आप किस सीमा तक अचीव कर पाए ये आपको इवेल्युएशन से पता चलता है। इसलिए इवेल्युएशन किया जाता है और फिर हम उनको उस काम को करने में प्लेस करते हैं जिस काम को करने के लिए हमने उनको प्रशिक्षण दिया है। तो मुख्य रूप से स्टेप्स जो सीबीआर के हैं, जिनको जो कि मैं सोचता हूं वो है, पहला डिसाइडिंग द एरिया ऑफ वर्क, कॉन्टैक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड identifying persons with disabilities in that area, fourth contacting and interacting with the person and his or her family members, guardians, next assessment, planning the training program, implementing, and then evaluation, and last but not the least important is follow up. So these are some of the steps of a CBR program. सर, जैसे आपने ये स्टेप्स बताए कि हमें फर्स्ट टू लास्ट स्टेप, इनिशियल टू फाइनल, हमें कैसे फॉलो करना है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जैसे इसमें आपने बताया कि हमें अथॉरिटीज से परमिशन लेना है, साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो भी होती है, और वहाँ पे देखना कि डाटा सारे कलेक्ट करना, स्टैटिस्टिकल डाटा की कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कितनी डिसेबल्ड है, क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, इन सबको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं कम्युनिटी में उस कैटेगरी के लोगों के लिए। तो बेसिकली फंडिंग अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं जिनसे हमें हेल्प मिल सकती है? पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ा सा वो कर दूं कि परमिशन, उनको अथॉरिटीज से बात परमिशन के लिए नहीं है, हमें अथॉरिटीज से संपर्क इसलिए स्थापित करना है क्योंकि हमें उनकी सहायता की जरूरत पड़ती है आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए। जहां तक सवाल आपका फंडिंग का है, मैंने सबसे पहले कहा था कि जो चीजें आपको चाहिए उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए आप ये देखिए कि आप उनके समुदाय से क्या पा सकते हैं। जब आपको पता चलता है कि उनके समुदाय से आपको जो कुछ मिलता वो मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं है जितना कि आपको उस कार्यक्रम को चलाने के लिए चाहिए, तब आपको जो है फंडिंग के लिए फंडिंग एजेंसीज पर डिपेंड होना चाहिए, उनके पास अप्रोच करनी चाहिए। और जहां तक सवाल है फंडिंग एजेंसीज की, ये जितने भी, क्योंकि सीबीआर शून्य में नहीं होता है, सीबीआर कार्यक्रम कोई ना कोई संस्था शुरू करती है, लागू करती है, और जो संस्था लागू करती है वो जानती है कि उसको फंड्स कहां से मिल सकते हैं, उसके अपने रिसोर्सेज होते हैं फंडिंग के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कुछ बताना चाहूंगा कि कुछ संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस जो केवल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, जैसे सरकार पहली एजेंसी है, आप सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी इसके लिए कार्यक्रम आर्थिक सहायता ले सकते हैं, चाहे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है, या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन सब से आप सहायता ले सकते हैं। उनके पास भी आर्थिक सहायता विकलांगों के लिए कार्यक्रम के लिए पैसा देने की स्कीम्स उनकी हैं, तो आप वहां से सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा जो केवल फंडिंग एजेंसीज हैं, उनमें मैं 4-5 एजेंसीज का मुख्य रूप से जिक्र करना चाहूंगा।
उनमें से एक एजेंसी है जिसका नाम है CBR फोरम। ये बेसिकली एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इंडिया में कार्यालय बेंगलोर में है। ये भी CBR के लिए फंडिंग देती है, लेकिन ये उन्हीं संस्थाओं को देती है फंडिंग जिन संस्थाओं को ये सोचती है कि वो सक्षम है कार्य करने के लिए, यानी कि उनके पास वो नो हाउ टेक्निकलिटी है जो कि एक CBR कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा क्रिस्टोफर ब्लिंडन मिशन CBM एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका साउथ एशिया ऑफिस बेंगलोर में है। वो भी आर्थिक सहायता देती है डिपेंडिंग अपॉन द वायबिलिटी एंड नीड एंड कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन टू रन ए CBR प्रोग्राम। थर्ड, डेनिडाज या साइट सेवर्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज हैं जो फंडिंग CBR के कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को उपलब्ध कराती है। बाकी वेद प्रकाश जी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी प्रोग्राम CBR के चलाए गए हैं उनमें ज़्यादातर NGOs का ही रोल है, और आजकल खास तौर से हमारे मुल्क में ये ज़्यादातर NGOs की कंप्लेन है कि उनकी जो ग्रांट्स पहले मिलती थी गवर्नमेंट से उनको, उनमें काफ़ी भारी कटौती की गई है और उनको अपने प्रोग्राम्स को चलाने के लिए काफ़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। फंडिंग करवाने के अपने प्रोजेक्ट्स को उनको काफ़ी दिक्कतें आजकल आ रही हैं, और मैंने देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो उनको सस्पेंड भी करने पड़े हैं बीच बीच में। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें इतना पैसा चाहिए कि वो कम्युनिटी से या दूसरी फंडिंग एजेंसी से शायद वो पूर्ति नहीं होगी जितनी ज़रूरत है। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा गरीब मुल्क है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के साथ और स्टेट लेवल पर जो काम कर रही हैं NGOs, उनको स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम जो फंडिंग करना है वो स्टेट का काम होना चाहिए। ये स्टेट का आजकल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है। आजकल वो स्टेट जो है एक वेलफेयर स्टेट है। तो जब दूसरी कम्युनिटीज के लिए वो इतना करता है स्टेट, तो विकलांगों का पुनर्वास करना, उनको समाज में एक इस लायक बनाना कि उनका एक स्टेटस हो, वो डिग्निफाइड लाइफ लीड कर सकें, तो उसके लिए ये राज्य सरकारों की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी खास जिम्मेदारी बनती है। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि फंडिंग के अलावा एक और चीज की जो जरूरत है वो ये है कि जो लोग NGOs चलाते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो लेते हैं, CBR रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, तो उसमें इन लोगों के अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए कि भाई जो भी पैसा उनको मिला, जहां से भी मिला, उसका वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। कहने का मेरा मतलब ये है कि कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा बेहतर वो रिजल्ट ले सकें। और जबकि मैं माफी चाहूंगा ये बात कहने के लिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में करप्शन एक ऐसा दीमक है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर फील्ड में वो घर कर गया। जब जुडिशियरी नहीं बची उससे तो और हम क्या, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो वो
दूर तो नहीं हो सकता पूरी तरह, मैं मानता हूं, लेकिन करप्शन जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिशें जरूर होनी चाहिए। और जो लोग लगे हैं एनजीओज में, उनका जो मकसद है, वो जो भी उनको पैसा मिलता है, चाहे सरकार से मिले, चाहे दूसरी एनजीओ से मिले, दूसरी फंडिंग एजेंसी से मिले, फॉरेन फंडिंग एजेंसी से पैसा मिले, उसमें उनका एक कमिटमेंट हो, उनमें ऑनेस्टी हो, सिंसियरिटी हो कि हमें इस पैसे को जिस पर्पस के लिए हमने लिया है, हम उस पर्पस में ही उसको पैसे को लगाएं और उसमें से अपने लिए इस्तेमाल करना या अपने साधनों को बढ़ाना, अपने ऐशो आराम को बढ़ाना, वो उस तरह की नीयत जो है वो दूर होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आए दिन हम पढ़ते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि इस तरह के जो करप्शन के जो मामले हैं वो आमतौर पर आते रहते हैं और जो पैसा एनजीओज को मिलता है, प्रोजेक्ट्स के लिए मिलता है, उसमें वो पूरा पैसा लगता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है, जो ह्यूमन एलिमेंट है इन प्रोजेक्ट्स से जो रिलेटेड है, वो ह्यूमन एलिमेंट जो है वो उसको सुधारना, उसमें परिवर्तन करना, सकारात्मक परिवर्तन करना, वो भी बहुत जरूरी है। और तब हम समझते हैं कि हमारे जो सीबीआर प्रोजेक्ट्स हैं, सीबीआर से रिलेटेड, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे और हमारी जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है उसको उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकेगा। सर, जैसे आपने बताया कि कौन कौन सी फंडिंग एजेंसीज हो सकती हैं और हम किस तरीके से सिक्वेंशियली स्टेप्स वाइज फॉलो करते हुए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सीबीआर के लिए तैयार कर सकते हैं। सर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं अभी सीबीआर की, हमारा सारा डिस्कशन सीबीआर है, तो अगर मान लीजिए हमें, जैसे आपने बताया कि जहाँ पे भी सीबीआर प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना है, जिस भी एरिया में, वहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हम देखें कि ज्यादातर परसेंटेज वहाँ पे है कि लोग एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हम किस तरीके से उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको इसके बारे में अवेयर करा सकते हैं कि बेसिकली जो हम यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हमने प्लानिंग की है सीबीआर, वो क्या है और आपको इस चीज से क्या फायदा होगा, हम इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, सेंसिटाइजेशन के लिए कई स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं, की जा सकती हैं। पहली स्ट्रैटेजी रूरल एरियाज के लिए, वहां के जो लोग हैं उनके साथ इस फील्ड में काम करने वाले लोग बात करें, मिले, जाकर बातचीत करें, उनको फिल्म्स दिखाएं, जो सक्सेसफुल लोगों की कुछ फिल्म्स हैं। अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं, जिस भाषा में पढ़ सकते हैं, उस भाषा में लिखा हुआ कुछ बुकलेट्स, पैम्फलेट्स उनको दिए जाएं और वीडियो फिल्म्स वगैरह उनको दिखाई जाए। उस तरह से उनमें एक जागरूकता लाई जा सकती है। दूसरा तरीका जो है जागरूकता लाने का, वो जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, रेडियो टीवी चैनल्स हैं, उनसे हम कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करें। जैसे वीक में एक दिन शाम के समय 8 से 8:30 बजे तक हमारे आकाशवाणी के एक चैनल से प्रोग्राम आता है दिल्ली, जिसको हम इंद्रप्रस्थ चैनल कहते हैं। उससे एक कार्यक्रम आता है दृष्टि के नाम से। वो भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था कि लोगों में विकलांगता के प्रति जागरूकता पैदा करना। या एक आईवे नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, वो हफ्ते में एक दिन शायद विविध भारती के चैनल से, डिफरेंट चैनल से कार्यक्रम आयोजित करती है, ब्रॉडकास्ट करती है आधा घंटे का, जिसमें वो एक सक्सेसफुल डिसेबल्ड पर्सन से इंटरेक्शन कराती है, प्लस उसने अपनी डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम किया है वो बताती है, दिखाती है, और साथ ही साथ साथ अन्य आवश्यक जानकारियां देती है। तो एक वो तरीका हो सकता है। एक और तरीका जिसको कि
मैं समझता हूं कि हमें यूज करना चाहिए सेंसिटाइजेशन के लिए एक कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स है, सोशल वर्कर्स। उन सोशल वर्कर्स को भी हम गांवों में, स्लम्स में भेज सकते हैं, जहां एक तरफ वो उनको जानकारियां देंगे गांव के रहने वालों लोगों को या स्लम में रहने वाले लोगों को, वहीं दूसरी तरफ वो आइडेंटिफिकेशन में, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के आइडेंटिफिकेशन में भी हमारी सहायता कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें सेंसिटाइजेशन के लिए इन कुछ तरीकों को अपनाना होगा। जितना अधिक हम इनका प्रयोग करेंगे उतनी जल्दी ज्यादा सेंसिटाइजेशन जागरूकता जो है हम अपने समुदाय और समुदाय के लोगों में पैदा कर पाएंगे। मतलब इन तरीकों को हम अगर फॉलो करें तो जो एक मास ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या, जिसके अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं डिसेबिलिटीज के बारे में, उनको सीबीआर के बारे में बताएंगे कि हम उनकी फैमिली में अगर कोई है डिसेबल्ड तो उनको हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए किस तरीके से उनके साथ काम किया जाएगा, कैसे अप्रोच किया जाएगा, और उनको डिफरेंट तरीके जैसे वीडियोस के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम कराने के थ्रू हम उनको बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कई सीबीआर प्रोग्राम्स हैं, आपने जैसे बताया कि सोशल वर्कर भी उस टीम का एक पार्ट होना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उन मतलब हर किसी प्रोफेशनल की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है टीम अप्रोच में। जैसे हमने देखा कि कई सीबीआर कहते हैं कि हमारे यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज की जाती है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज की जाती है, या ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, इस टर्म्स के बारे मतलब हर अप्रोच में ऐसा क्या डिफरेंस है कि कोई अप्रोच यूज करता है और बेस्ट यूज कौन सी हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी, ये टर्म्स यूज करते रहें, करने दें। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोगों की जहां जितनी आवश्यकता हो उसका हम यूज करें। अगर आपको डिसेबिलिटी के कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो हमें मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। काउंसलिंग की जरूरत है तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी या सोशल वर्कर की जरूरत होगी। असेसमेंट है तो एजुकेटर की जरूरत होगी, स्पेशल एजुकेटर की जरूरत होगी। ठीक है, तो इन सब का मतलब ये कि अलग अलग डिसिप्लिन्स के प्रोफेशनल्स को आवश्यकता अनुसार यूज करना फॉर प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इंटरडिसिप्लिनरी की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं हम एक व्यक्ति के अलग अलग सेंस मोडेलिटीज जो हैं उनको हम यूज करें। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो मतलब यह है कि हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी आवश्यकता अनुसार हम सहायता लें। ठीक है, ये है बेसिकली। अदरवाइज हम ये इन टर्म्स के जार्गन्स पे न जाएं अभी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टी ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, बेसिकली हम ये चीज समझ ले कि हमको एक व्यक्ति को के टोटल रिहेबिलिटेशन में कोई एक प्रोफेशनल टोटल रिहेबिलिटेशन उसका डिटरमिन या सुनिश्चित नहीं कर सकता है, अचीव नहीं कर सकता है। उसके टोटल रिहेबिलिटेशन में कई तरह के लोगों की, प्रोफेशनल्स की, विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी और आवश्यकता अनुसार उनकी सेवाओं को यूज करना, प्राप्त करना फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ ए गिवन पर्सन। दैट इज व्हाट यू कैन कॉल एज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका मतलब सर ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे कि हमें किन किन प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है और हमारे को जो भी हम काम प्रोग्राम प्लानिंग हमने जो किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में किन किन प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि हम अपने टीम में किन किन लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। सर्टेनली विदाउट दैट तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। जी भाई, हमारी रिक्वायरमेंट पानी पीने की, हमको प्यास लगी तभी तो हम पानी पीते हैं। अगर हमको प्यास नहीं लगी है तो हम पानी नहीं पीते हैं, है या नहीं ये बात? जी। तो रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से साधन
हमको ढूंढने होते हैं। पहले साधन नहीं आते हैं, पहले रिक्वायरमेंट होती है, तब साधन होते हैं। ऐसा मेरा मानना है। जी मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से पूछना चाहूंगी, आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं सेंसिटाइजेशन के बारे में एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। वैसे तो प्रोफेसर साहब ने काफी बेहतर ढंग से उसको एक्सप्लेन किया, और मैं उसमें ये थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जो सेंसिटाइजेशन का जो कार्य है उसमें जो स्टेट का रोल है वो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार जो अपने कार्यक्रम हैं उनके खुद के, उनको रेडियो पर, टीवी पर वो बहुत ही कम इंटरवल के बाद उनको वो प्रचारित करती है। तो ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी है कि जो विकलांगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है समाज में, उनकी बेहतरी के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो सेंसिटाइजेशन है वो बहुत जरूरी है। और उस कार्य को करने के लिए सरकार को न केवल रेडियो और अपने टीवी चैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं, आजकल तो बहुत टीवी चैनल्स आ गए आप देखते हैं, उनका भी और दूसरे प्रिंट मीडिया का भी इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट को उनको इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि सेंसिटाइजेशन जो है डिसेबल्ड के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा हो। और मीडिया का आजकल रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है, और मीडिया के थ्रू ये जो कार्य है वो बहुत ही तेजी से किया जा सकता है। वैसे तो ये एक कलेक्टिव वर्क है, जैसा कि हम जानते हैं, उसमें कम्युनिटी के लोग, पूरी सोसाइटी, वर्कर्स सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर इंडिविजुअल का ये ड्यूटी है कि वो जितना डिसेबल्ड को समझता है, डिसेबिलिटी के बारे में जितना वो जानता है, वो अपने परिचित लोगों में, अपने सर्कल में उसके बारे में डिस्कशन करे, जैसे हम और इश्यूज पे करते हैं। तो अगर हम देखें तो हर पर्सन की, हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है, लेकिन स्टेट की, गवर्नमेंट की ड्यूटी जो है वो ये खास ड्यूटी है उनकी, बल्कि उसकी स्टेट की तो जिम्मेदारी है। दिस इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट इट्स ड्यूटी। तो ये बहुत जरूरी है सेंसिटाइजेशन के लिए। सर, जैसे आपने बताया कि अवेयरनेस होना और साथ के साथ टीम अप्रोच होना, जो डिपेंड करती है कि एक सीबीआर प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये अभी तक हमारे एक्सपर्ट ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। बाकी का सेशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत
वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहां पे हमने अभी तक सीबीआर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया और हमारे एक्सपर्ट ने उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दी। मैं अपने व्यूअर्स से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उनकी कोई भी क्वेरीज हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008, 265-11-613। फैक्स नंबर है 265-11-609। अभी तक हमने ब्रेक में जाने से पहले देखा कि सीबीआर का सीक्वेंशियल स्टेप्स कैसे होते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, कैसे हम एजेंसी से फंड्स ले सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और देखते हैं कि आगे के डिस्कशन में हम क्या क्या व्यूज हैं, एक्सपर्ट हमें क्या बताना चाहेंगे। सर, जैसे अभी तक हमने ये सब डिस्कस किया सीबीआर के बारे में, मीनिंग, नीड्स, इम्पोर्टेंस, क्या स्टेप्स हो सकती हैं, हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। एट लास्ट सर, हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ गाइडलाइंस जरूरी होती हैं जिनको हम फॉलो करके एक राइट प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे को वो कौन सी गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी चाहिए? ठीक है, देखिए, पहली चीज जो हमको समझनी चाहिए, या पहला जो मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा होना चाहिए सीबीआर की क्षेत्र में काम करने के लिए, वो ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी क्षमता कितने विकलांगों की या किस तरह के विकलांगों की के पुनर्वास के लिए कार्य करने की है। जैसे कि अनुसंधान की फील्ड में हम कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता के लिए अनिवार्य है कि वो अपनी कैपेबिलिटी पहले देख ले कि वो किस फील्ड में काम कर सकता है।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कर सकता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कर सकता है, एक्शन रिसर्च में कर सकता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह से सीबीआर के फील्ड में, डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन के फील्ड में सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी संस्था के लिए वो ये सुनिश्चित करे, ये अपने आप में देखे कि वो किस विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम है और उसके पास जो प्रोफेशनल नो हाउ है वो किस फील्ड में काम करने की है। ये बहुत अपने आप में जरूरी बात है। दूसरी चीज जो है, मैं ये मानता हूं कि मेरे पास जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, पर्सनल हैं, वो किस फील्ड में काम करने के लिए तैयार हैं या कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस फील्ड में, डेफनेस फील्ड में या फिर मेंटल रिटार्डेशन एटसेट्रा में। ये दूसरी चीज जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत जिसको कि मैं मानता हूं वो ये है कि मेरे अंदर विकलांगता की फील्ड में काम करने की जो जील है, कमिटमेंट है, वो कितना है। सीबीआर कार्यक्रम हमें चलाना है बिकॉज सरकार से पैसा मिल गया या किसी एजेंसी से हमको पैसा मिल गया, नहीं। सीबीआर हमको कार्यक्रम चलाना है, इसलिए चलाना है कि जिनके लिए हमको चलाना है उनको इन रियल सेंस रिहैबिलिटेट करना है, पुनर्वासित करना है। तो इसके लिए जो कमिटमेंट चाहिए, ईमानदारी चाहिए, वो भी गाइडलाइन के रूप में हमको ये प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार करनी है। चौथी बात जो मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है और वो ये है कि सीबीआर कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमको ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे पास जितने साधन उस कार्य को जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य को करने के लिए है अथवा नहीं है, या अगर नहीं है तो हम जुटाने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, या सरकार हमको देती है या नहीं देती है। हम उस पर, क्योंकि सरकार को देना चाहिए इज करेक्ट, लेकिन अगर सरकार नहीं देती है और हमने कोई काम शुरू कर लिया है तो मेरा मानना यह है कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि उस काम को पूरा करने के लिए हम साधन जुटाएं। अगर मुझे काम करने का शौक है तो साधन जुटाने का शौक भी मेरे अंदर होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत मार्गदर्शक जिनको कि मैं मानता हूं एक सीबीआर कार्य शुरू करने से पहले या सीबीआर कार्यक्रम को चलाने के लिए हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हमें अन्य संस्थाओं की सहायता लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उनकी सहायता को स्वीकार करना और उनकी सहायता को प्राप्त करना, ये भी हमें कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा मुल्क है उसमें साधनों की कमी नहीं है। एक बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं कविराज, उन्होंने एक बहुत रिसर्च किया जो हमारे हिंदुस्तान का आम आदमी है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को इकोनॉमिकली, और उन्होंने एक फिगर दिया था 97 में कि हिंदुस्तान के अंदर रोज 80,000 रुपए हिंदुस्तान के लोग सिर्फ भीख में खर्च करते हैं, भीख देते हैं। लेकिन वहां एक आदमी भीख देता है, लेकिन कोई, मान लीजिए सीबीआर का कार्यक्रम है, कोई प्रोजेक्ट है, आप मांगने जाते, पैसा नहीं देने को तैयार। तो दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे है कि वहां आदमी में विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है उस काम में कंट्रीब्यूट करने के लिए। और
भीख वो देता है इसलिए कि चलो ये भिखारी है, कुछ दुआएं देगा तो मेरा भी कुछ फायदा होगा। तो वो जो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश मोटिव हम लोगों का है, वो कहीं ना कहीं इसमें आड़े आता है। वरना तो मैं मानता हूं कि अगर लोगों में विल पावर क्रिएट की जाए, उनमें इच्छा शक्ति पैदा की जाए कि ये जरूरी काम है, हम समाज के इनसेपरेबल पार्ट्स हैं सभी, और पूरी एक यूनिट है सोसाइटी, उसके सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सभी को एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए, एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। अगर उस तरह का एटीट्यूड, उस तरह की कल्चर अगर लोगों में पैदा की जाए तो मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम्स के लिए, सीबीआर के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत इसीलिए आती है, दिक्कत इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर इन कामों के लिए वो विल पावर नहीं है। हम सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है। भीख देने में मुझे कहीं ना कहीं अपना फायदा नजर आता है। कहीं अगला जन्म सुधारने की बात हो सकती है, मोक्ष प्राप्ति की बात हो सकती है, अपने इसी जन्म में कुछ संकटों को, कुछ मेरी मुसीबतें टल जाएं इसकी दुआओं से भिखारी की, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन में बात हो सकती है। तो इसलिए हम उसमें कोताही नहीं बरतते। तो अगर विल पावर पैदा की जाए, और उसके लिए एफर्ट्स बहुत जरूरी है। आगे आगे ये जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, हमारे यही नहीं बल्कि हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट्स का, वो ये है कि अब हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, इवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी, वो सोशल वेलफेयर से और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपना वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का ये जो माहौल बना है, इसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो। एजुकेशन संस्थाओं को गवर्नमेंट कहती है कि अपने साधन खुद जुटाओ, फीस से अपनी जरूरतों को पूरा करो, अपने खर्चों को पूरा करो। तो इसलिए इसकी अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि आम आदमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम ये एक विल पावर पैदा करें कि जो कुछ करना है एक दूसरे के लिए हमें मिलजुल करके करना है, और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के मुताबिक जो भी कुछ कर सकता है दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेता है। अगर सोसाइटी ना होती तो शायद मनुष्य का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो कुछ मिला वो सोसाइटी से मिला, इसलिए सोसाइटी के प्रति हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है, बनता है कि सोसाइटी में कहीं भी किसी को ऐसी चीज की जरूरत है जो हम उसको दे सकते हैं, जो कुछ हम उसके लिए कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। तो उस तरह का जब माहौल बनेगा, लोगों की कल्चर, लोगों की सोच, हमारे संस्कार जब उस तरह के बनेंगे, तब हमारे अंदर एक विल पावर आएगी दूसरों के लिए कुछ करने की। और तब जो भी सीबीआर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत उसमें मदद मिल सकती है। कमी केवल विल पावर की है जो हमें क्रिएट करनी है। सर, जैसे आपने इसके बारे में बताया कि गाइडलाइंस किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने बात करी सीबीआर के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। सर, जैसे मान लीजिए कोई एक नया इंडिविजुअल है जो सीबीआर पे काम करना चाहता है या इस फील्ड में जाना चाहता है, अपना प्रोग्राम बनाकर प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो उसको वो अपने लिए गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस कहाँ से ले सकता है? मतलब उसके तरीके की कि उसको सारी जानकारियां मिले, तो वो उसको कैसे ले सकता है? देखिए, हमारे देश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सीबीआर फील्ड में काम करने के लिए, टेक्निकल नो हाउ देने के लिए केपेबल हैं, सक्षम हैं, जिनमें मैं 4-5 संस्थाओं का नाम लेना चाहूंगा। ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद, कोई भी व्यक्ति या कोई भी
ऐसा व्यक्ति जिसने कोई छोटी संस्था शुरू की है और सीबीआर फील्ड में काम करना चाहती है, सीबीआर अप्रोच को फॉलो करना चाहती है इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद से संपर्क कर सकती है। उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर भूषण पुनानी और डायरेक्टर मिसेस नंदिनी रावल इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड न्यू दिल्ली, रोहिणी न्यू दिल्ली, या फिर आदि एक संस्था दिल्ली में है, स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु चेन्नई में है। इन संस्थाओं से और इन सब के अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने सीबीआर को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करना चाहता है तो वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स सीबीआर वर्कर्स का होता है, उसको ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए सीबीआर नेटवर्क बेंगलोर से संपर्क कर सकता है। उनका पता पता और बाकी जानकारी लेने के लिए आप इस काउंसिल से यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स, और उनसे पूरी जानकारी उनको मिल सकती है। लेकिन सीबीआर में काम करने के लिए या सीबीआर कार्यक्रम चलाने के लिए अगर कोई संस्था चलाना चाहती है, अगर उसको सीबीआर में काम करने का अनुभव नहीं है, तो आवश्यकता इस बात की जरूर है कि वो उन संस्थाओं में जाकर देखे जो संस्थाएं विकलांगों के लिए सीबीआर कार्यक्रम चला रही है। उन कार्यक्रमों को जाकर देखे, फर्स्ट हैंड नॉलेज उन कार्यक्रमों की ले, ताकि वो अपने लिए अपने संस्था के में सीबीआर कार्यक्रम विकसित कर सके। सर, जैसे आपने ये सब बताया कि गाइडलाइंस हम कैसे फॉलो कर सकते हैं और हमें गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। आप सीबीआर का जो हमारा सेशन चल रहा है, इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं तो हमारे व्यूअर्स के अगर कोई सवाल हो उनका जवाब देना चाहता था, जो कि लगता है कि या तो हमने जो बताया उससे वो सहमत नहीं है, और या फिर हमने इतना ज्यादा बता दिया कि उनके ऊपर से निकल गया, या फिर ऐसी भाषा में बताया जो उनकी समझ में नहीं आया। इसलिए और अधिक उनको बताना क्या है या क्या जरूरी है सोच पाना हमारे लिए मुश्किल है। बट मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सीबीआर को वो एक लकीर का फकीर वाले सिद्धांत को लेकर न चले कि हमको सीबीआर करना ही करना है या सीबीआर चलाना ही है। हमें ये देखें कि सीबीआर का मतलब सही क्या है, सीबीआर किसके लिए है। सभी के लिए सीबीआर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि सीबीआर का मतलब है उन लोगों के लिए जो एडवेंटिशियसली डिसेबल्ड है, जो कंजेनिटल है, उनके लिए सीबीआर नहीं है, सीबीएच है या सीबीई है। सीबीआर बेसिकली एडवेंटिशियस डिसेबल्ड के लिए है, जो जिनकी डिसेबिलिटी एक्वायर्ड है, दैट टू आफ्टर समवॉट द चाइल्डहुड एज। क्योंकि सीबीआर रिहेबिलिटेशन इटसेल्फ इज फॉर एडवेंटिशियस डिसेबल्ड के लिए। जो एडवेंटिशियस नहीं है उसके लिए रिहेबिलिटेशन है ही नहीं है। भाई अगर किसी ने कोई चीज सीखी नहीं है उसको आप दोबारा कैसे सिखाओगे? कोई चीज सिखा ही नहीं सकते। आपको उसको तो सिखाओगे ही, इसलिए रीलर्निंग है ही नहीं उसकी। उसने तो लर्निंग नहीं किया तो रीलर्न कैसे होगा? इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि सीबीआर बेसिकली एडवेंटिशियस डिसेबल्ड पॉपुलेशन जो है उन्हीं के लिए है। और हमें इस बात की तरफ भी प्रयास करना चाहिए कि डिसेबिलिटी से पहले जो काम वो करता था उस काम को डिसेबिलिटी के बाद वो कैसे कर सकता है, उस पर हमारा पहले ध्यान होना चाहिए। न कि इसलिए इस पर कि क्या वो कर सकता है, नो, व्हाट ही वाज डूइंग, हाउ बेस्ट ही कैन डू द सेम थिंग आफ्टर एक्वायरिंग डिसेबिलिटी। दैट शुड बी आवर गोल, दैट शुड बी आवर टारगेट। कई बार ऐसा होता है, एक लॉयर है, आई नो सेवरल पीपल जो किसी प्रोफेशन में काम करते थे, ब्लाइंड हो गए। अब वो आते हैं, लोग कहते हैं इसको टीचर ट्रेनिंग करा दो, टीचर बन जाएगा। अरे टीचर क्यों बन जाएगा? ये वकील क्यों नहीं बनेगा? अगर वकील था तो वकील क्यों नहीं बनेगा? मैनेजर था, मैनेजर क्यों नहीं बनेगा? ब्लाइंड होने पर भी बन सकता है। बट हमारी सोच सही होनी चाहिए
कि वो मैनेजर बन सकता है। मैनेजर बनने के लिए उसको ब्लाइंड होने के बाद कौन सी स्किल्स चाहिए वो हम उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीबीआर में रखें, तभी वो मैनेजर का काम। और सही सीबीआर वही है, सही रिहेबिलिटेशन वही है। सर जैसे अभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे कोई नया प्रोफेशनल है उसको गाइडलाइंस कैसे मिल सकती है, गाइडेंस कैसे मिल सकती है, जैसे आपने कुछ नाम बताए थे। आप तो जैसे इस फील्ड में काफी टाइम से है, एक्सपीरियंस है, तो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि जैसे सीबीआर का प्रोग्राम हम करते हैं तो जनरली क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं प्रोफेशनल्स, या कुछ ऐसी बातें जो वो ध्यान में नहीं रखते हैं, ध्यान में रखनी चाहिए, इस बारे में बताना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि हालांकि जो प्रोफेशनल्स इस बात फील्ड के हैं वो अगर मेरी बात को सुनेंगे तो शायद मेरे से लड़ने के लिए आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर लड़ने के लिए आएंगे तो भी देखा जाएगा कि हम सीबीआर शुरू करते हैं सोच के कि उनका रिहेबिलिटेशन होगा, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है या होगा उस पर ध्यान कम देते हैं। हमें सीबीआर का कार्यक्रम चलाने के लिए पहला जो पॉइंट है उस पर हमको विशेष ध्यान देना है कि वो टोटल रिहेबिलिटेशन उसका हो और फॉलो अप भी उसका हो। प्रोग्राम करके छोड़ देना वो अपने आप में बहुत क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज में मानता हूं। अगर हम कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं और उसको छोड़ देते हैं विदाउट इट्स फॉलो अप, क्योंकि फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। हमने कोई चीज सिखा दी और उसका वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है, हमने छोड़ दिया, उसको नहीं देखा कि वो नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर हम फॉलो अप करेंगे तो जो डिफिकल्टी उसको आ रही है उस डिफिकल्टीज को भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमने फॉलो अप नहीं किया तो उसकी डिफिकल्टीज हमारी नहीं रहेगी। कई केसेस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जहां मैंने देखा है कि लोगों को कोई चीज सिखा दी, उसके बाद कोई पूछने तक नहीं जाता कि उसका कोई बेनिफिट उसको हुआ भी है या नहीं हुआ। कई जगहों पे आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दैट डिटेल, लेकिन बेसिकली मेरा कहना यह है कि सीबीआर में या किसी भी प्रोग्राम में फॉर दैट मैटर फॉलो अप इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम। फॉलो अप सर्विसेज आर मस्ट। जैसे किसी डॉक्टर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेके आता है, जैसे हार्ट का पेशेंट है, सर्जरी कराई उसने और उसको बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है, अगर वो न जाए या डॉक्टर उसका चेकअप ना करे तो बीच में जो उसको ट्रीटमेंट दिया गया है, दवाई दी गई, उसका इफेक्ट कितना हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए फॉलो अप इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम, मोर पर्टिकुलरली फॉर सीबीआर प्रोग्राम्स। जैसे कि आज का जो हमारा सेशन था सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने दी और उसमें बताया कि सीबीआर का जो प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, और फाइनली जैसे हर प्रोग्राम में होता है इवैल्यूएशन पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, रिहैबिलिटेट करना मीन्स इंडिपेंडेंट करना एक इंडिविजुअल को टू हिज मैक्सिमम कैपेसिटी इन अ कम्युनिटी, और हम उसमें किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कैसे टीम बनानी चाहिए, किन किन प्रोफेशनल्स को डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम हमें इंक्लूड करना चाहिए, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को बनाने के बाद हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो फंडिंग एजेंसीज, फाइनेंशियली और बाकी जो भी चीज की जरूरत है हम इसको कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, और प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके, काउंसलर्स की हेल्प लेके हम उस इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस बढ़ा के, एक्सेप्टेंस करके उसकी खुद की लाइफ में और फैमिली मेंबर्स की लाइफ में इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उसको कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए, ये हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। Thank you so much, sir, for giving information to our viewers. Thank you. That was all about the today's session for CBR. Thank you so much.